Pakistan's economy is in shambles. Pursuing terrorism has isolated it and debilitated its economy further. The country's economy is in a free-fall mode for many years. It has almost become impossible for a vast number of people to make ends meet, as the $6.5 billion loan program nears its scheduled expiry at the end of June. Pakistan's economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. The impact is proving deadly. आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं. Quite a candid admission by Khwaja Asif there. He called Pakistan a bankrupt country. There are many telltale signs of this meltdown. दोस्तों ये है इंडिया और पाकिस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ का डाटा। अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी 1980 तक इंडिया से ज़्यादा, पर 1980 के बाद पाकिस्तान की जीडीपी स्लो डाउन होने लगी एज कम्पेयर टू इंडिया की जीडीपी से। और अभी करंट टाइम में इंडिया की जीडीपी $3.87 ट्रिलियन है और पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ $337 बिलियन है। India's GDP growth in the fourth quarter has raced ahead of estimates. The growth has come in, GDP growth has come in at 7.4%, well above the CNBC TV18 poll of 6.85%. पाकिस्तान था $13,000 करोड़ पर 20 साल पहले, वो कहां पहुंचा? $33,000 करोड़ पर ही। दोस्तों किसी भी देश का रियल इकोनॉमिक का पता उस देश के जीडीपी ग्रोथ से चलता है। अगर किसी देश की जीडीपी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो इसका मतलब उस देश की इकोनॉमिक भी बढ़ रही है, और अगर किसी देश की जीडीपी डिक्लाइन हो रही है तो इसका मतलब उस देश की इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो रही है। और पाकिस्तान के केस में ऐसा ही है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक लगातार स्लो डाउन हो रही है, जिससे वहाँ पर एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो गया है। हाई इन्फ्लेशन, ह्यूज पॉवर्टी, राइज डिफ्ट, इंक्रीज डेफिसिट, लॉस ट्रस्ट एंड न जाने कई तरह की सिचुएशन का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। मार्केट मुझे 28 साल हो गए तकरीबन, तो उससे गुजारा भी मुश्किल है। रेंट निकालना, बिल, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें काउंट होती हैं। पहले तो तकरीबन 40-50 डेली आ जाते थे, लेकिन अब तो 2-3 ओनली। कम से कम 5 साल हो, कोविड का 3 साल का चक्कर था, उसमें भी थोड़ा बहुत चलता रहा। पर एक इंटरेस्टिंग की बात बताऊं, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन हमेशा से ऐसा नहीं थी। एक समय था जब पाकिस्तान को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता था। This is a crucial moment in human history. Something greater, something grander, something bigger can emerge. With a far-seeing program of industrialization, Pakistan can look to the future with confidence. The third largest exporter of cotton. Pakistan also supplies 75% of the world's jute for making furlong. Pakistan was once hailed as a country that could be an economic rival to its neighbor India. और न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान की कंपैरिजन अमेरिका जैसे देशों से करता था। पाकिस्तान उस टाइम कई देशों के लिए रोल मॉडल कहलाता था। पर यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक टाइम पे पाकिस्तान कई देशों के लिए रोल मॉडल था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री। और पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल थी, और अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिक्लाइन होने लगी। और आज वहाँ सिचुएशन ऐसा है, वहाँ के लोग अपने नीड को फुलफिल करने के लिए भी कैपेबल नहीं है। तो इस एपिसोड में हम इसी चीज़ को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या वजह रही है और पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। और मेन पॉइंट, पाकिस्तान की इस गलती से हमें क्या सीखने को मिलता है। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों किसी भी इंसान का लाइफ फुलफिल तभी होती है जब उसकी लाइफ में ये 3 चीज़ें स्टेबल होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान के जीवन का ये बेसिक नीड है। अगर ये 3 चीज अनस्टेबल है तो इंसान की लाइफ अनफुलफिल्ड मानी जाती है, और पाकिस्तान के केस में ऐसा ही है। इस टाइम पाकिस्तान अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाती है, जिससे पाकिस्तान के लोगों की लाइफ अनफुलफिल्ड है। और ऐसा होने का कई कारण है जिससे पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस में है। लेकिन इसमें से 5 ऐसे कोर रीजन है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को अनस्टेबल कर रही है, या यूँ कहें कि उसे डिक्लाइन कर रही है। नंबर 1, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। दोस्तों इमेजिन करो कि 1000 पीपल का एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में एक लीडर है, पर उस कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लीडर के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक को। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि प्रॉब्लम उसकी नेचर में है कि उसकी थिंकिंग
एक डिक्टेटर टाइप की है, ना कि डेमोक्रेसी की। और ऐसा सेम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में चलता है। पाकिस्तान को कोई नेता नहीं बल्कि मिलिट्री जनरल लोग चलाते हैं, और सामने आप जिस नेता को देखते हैं वो बस एक कठपुतली होती है, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा देश भी एक डेमोक्रेसी देश है। और ऐसे सिस्टम के कारण ही वहाँ के प्रेसिडेंट अपने टर्म को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से देश को नहीं चलाते हैं जैसे कि वहाँ के डिक्टेटर थिंकिंग वाले लोग चलाना चाहते हैं, जिससे उसके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो देश को उसके हिसाब से चलाए जैसा कि डिक्टेटर थिंकिंग वाले चाहते हैं, या फिर वो अपने टर्म से पहले ही उस कुर्सी को छोड़ दे। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण FDI का ट्रस्ट ऑलमोस्ट वहाँ से खत्म हो गई है। इन्वेस्टर को लगता है कि उसका पैसा वहाँ पे डूब सकता है, इसीलिए 2008 से 2023 के दौरान पॉलिटिकल टेंशन की वजह से FDI में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। और जब भी मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच टेंशन बढ़ती है तब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल जाती है, और इस चीज से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। बिजनेस और इंडस्ट्री को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, जिससे वो उस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। अब जब बाहर की कंपनी देश में आएगा ही नहीं तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगी, और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगी तो लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, और इसी कारण से वहाँ की इकोनॉमिक लगातार गिरती चली जा रही है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो वहाँ की इकोनॉमिक भी स्टेबल होने लगेगी, क्योंकि देश का ट्रस्ट वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के कारण ही बनती है। दूसरा है कंसिस्टेंटली राइजिंग डेप्ट। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ पॉलिटिकल डेप्ट, स्पेशली डोमेस्टिक डेप्ट, इज अ मेजर रीजन बिहाइंड करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। टोटल डेप्ट अब लगभग 53 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 5 सालों में 18% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। इसमें से 80% डेप्ट डोमेस्टिक है, और इतना हैवी डेप्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर रहा है, और रेवेन्यू जनरेशन कम होने की वजह से यह अनअफोर्डेबल हो गई है। पाकिस्तान का पब्लिक डेप्ट टू GDP रेशियो 2018 में 70% था, जो अब 90% से ऊपर चला गया है। एक्सटर्नल डेप्ट GDP का लगभग 1/3 ही बना हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक डेप्ट 40% से बढ़कर 60% हो गई है। गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक बोरोइंग पर ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया है, और डोमेस्टिक डेप्ट का 50% ऐसे लोन है जिसकी मैच्योरिटी सिर्फ 1 साल से कम है, जबकि 10 साल पहले यही डेप्ट सिर्फ 10% का था। और ये राइजेज डेप्ट काफी हद तक गवर्नमेंट के पॉपुलराइजेशन स्कीम, सब्सिडीज और लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज को फंड करने के लिए हुआ है। और डेप्ट को रीपेमेंट करने के लिए पाकिस्तान को नए डेप्ट इशू या रोल ओवर करने पड़ते हैं, बस पुराने ऑब्लिगेशन पूरे करने के लिए। और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर की वजह से फिजिकल डेफिसिट 2018 से 7% से 8% ऑफ GDP बना हुआ है। ये डेफिसिट मोस्टली डेमोक्रेसी बोरोइंग से कवर्ड होता है, स्पेशली फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जिससे प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट एक्सक्यूज हो गया है, और शॉर्ट टर्म डेप्ट तेजी से बढ़ा हुआ है। 2018 से 2022 के बीच डोमेस्टिक डेप्ट का मैच्योरिटी प्रोफाइल खराब हो गया है। शॉर्ट टर्म डेप्ट, जो कि 12 मंथ से कम होता है, वो 30% से बढ़कर 45% हो गया है, और 1 साल से 5 साल की मैच्योरिटी वाली लोन 25% से 35% तक हो गई है। इससे गवर्नमेंट पर रोल ओवर रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ गया है। हर साल 40% से ज्यादा डोमेस्टिक डेप्ट को रिफाइनेंस करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि इकोनॉमिक में बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। राइजिंग डेप्ट की वजह से पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेप्ट सर्विसिंग $13 बिलियन एनुअल हो चुकी है, जो एक्सपोर्ट अर्निंग का 60% है। और जब एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो डाउन होता है, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाता है। डेप्ट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पब्लिक डेप्ट डेंजरसली हाई लेवल पर है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ अर्जेंसी स्टेप पाकिस्तान को उठाना होगा, जैसे टैक्स बेस्ड एक्सपेंड करना, वेस्टफुल स्पेंडिंग बंद करना, स्टेट ओन इंटरप्राइजेज की एफिशिएंसी इंप्रूव करना, डेप्ट एक्यूमुलेशन को कंट्रोल करना। और अगर ये सब नहीं किया गया तो पाकिस्तान को डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। तीसरे नंबर में है ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान कई सालों से एक लगातार ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रही है, जो उसकी एक्सटर्नल इकोनॉमी को एक मेजर वीकनेस बन गया है। 2022 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट $48 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर काफी प्रेशर बना। इसका मेन रीजन है कि पाकिस्तान अब तक एक कम्पिटिटिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बेस्ड बहुत नेरो है। 2022 में पाकिस्तान की
टोटल एक्सपोर्ट सिर्फ 32 बिलियन डॉलर की थी, जो जीडीपी का सिर्फ 10% है, और उसमें भी टेक्सटाइल और क्लॉथिंग का शेयर 60% से ज्यादा है। दूसरी तरफ इंपोर्ट तेजी से बढ़ रही है, जिसका रीजन है हाई ऑयल प्राइस, कंज्यूमर डिमांड का बढ़ना और कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की इंपोर्ट ग्रोथ लगभग 10% पर ईयर है, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 3% पर ईयर। 2022 में इंपोर्ट्स 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिनमें पेट्रोलियम, मशीनरी, केमिकल और मेटल्स का मेजर शेयर था। इस बड़े ट्रेड डेफिसिट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमेशा के लिए हाई हो रहा है। रिसेंट ईयर में ये एवरेज 4% से 5% तक हो गया, पर 2022 में करंट अकाउंट डेफिसिट 17 बिलियन डॉलर, जो जीडीपी का 5% है, वहां तक पहुंच गया, जिसमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइस का ऊपर जाना, कोविड के बाद टेक्सटाइल डिमांड में गिरावट आना, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी मेजर फैक्टर रही है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान को डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन की जरूरत है। एक्सचेंज रेट को फंडामेंटल के अकॉर्डिंग अलाइन करना, ट्रेड पॉलिसी के ऊपर फोकस होना, एफडीआई पाकिस्तान में लाना, टैक्स और पावर सेक्टर रिफॉर्मेशन भी जरूरी है, जिससे एक्सपोर्ट का एनवायरनमेंट बेटर हो। साथ ही पाकिस्तान को मेजर मार्केट में अपने एक्सपोर्ट के लिए अच्छे ट्रेड टर्म की डिमांड भी करनी चाहिए। चौथे नंबर पे है लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। 2022 में पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंपोर्ट्स 17 बिलियन डॉलर से ज्यादा रही, जो पूरे इंपोर्ट बिल का लगभग 25% था। ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने से एक्सटर्नल अकाउंट पर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ा, और ऑयल पे निर्भरता इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान ने अपने खुद के एनर्जी सोर्स को एक्सपेंड करने में कोई खास प्रोग्रेस नहीं की। आज भी तेल पाकिस्तान के टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई का 25% से ज्यादा हिस्सा है, लेकिन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन सिर्फ 15 से 20% डिमांड ही पूरा कर पाती है। इस वजह से पाकिस्तान को अपने 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल की जरूरत इंपोर्ट करके पूरी करनी पड़ती है। 2022 में पेट्रोलियम इंपोर्ट 21 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया, जबकि यूक्रेन वार के बाद ऑयल प्राइस $100 पर बैरल क्रॉस कर गया। ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंस ने पाकिस्तान के एक्सटर्नल क्राइसिस को बार बार ट्रिगर किया है। पहला मेजर क्राइसिस 1990 सेंचुरी के एंड में गल्फ वार के बाद ऑयल प्राइस बढ़ने से आया। 2008 से 2013 के दौरान भी करंट अकाउंट डेफिसिट का कारण ऑयल प्राइस का $100 से ऊपर पहुंचता था। आज का क्राइसिस भी इसी ऑयल इंपोर्ट स्पेंडिंग के स्पाइक से जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान को इस ऑयल एडिक्शन से छुटकारा पाना है, तो उसे एक नए और कंप्रेसिव एनर्जी पॉलिसी की जरूरत है, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। पहला कदम हो इक्विटी ऑयल स्टॉक ओवरसी एक्वायर करना थ्रू बिलेटरल डील्स। गल्फ कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप बनाकर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस के दौरान सप्लाई कॉशन मिल सकता है। दूसरा, पाकिस्तान को अपने देश में ऐसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए जो 90 दिन तक के नेट ऑयल इंपोर्ट को कवर कर सके, जैसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को फास्ट ट्रैक करना, क्योंकि ईरान के पास 70 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व है और पाकिस्तान को सिर्फ 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की जरूरत है, जो कि 2030 तक उसे सिक्योर कर लेगी। और पांचवा है रॉन्ग वे टू बोरोइंग टैक्सेस। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े इनफॉर्मल इकोनॉमिक में एक है, जो लगभग 30 to 40% तक ऑफिशियल जीडीपी का हिस्सा है। ये बड़ा अनटैक्सड सेक्टर सरकार के पास डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी रेवेन्यू को रोक देता है। ज्यादा इनफॉर्मल एक्टिविटी एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक लेबर सर्विस और छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में होती है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजन है, जिससे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के कॉम्प्लेक्स रूल्स, टैक्स सिस्टम में आसानी ना होना और फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस कम होना। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे प्रॉब्लमेटिक है। जीडीपी का 20% होने के बावजूद सिर्फ 1% से कम ही फार्मर इनकम टैक्स देते हैं, और पाकिस्तान को इंडिया से ये चीज सीखना चाहिए। इंडिया ने कैसे हर इंडिविजुअल को टैक्स पेयर बना दिया, जैसे जीएसटी के जरिए, पैन कार्ड के जरिए, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से पाकिस्तान को कोर में जाके हर इंडिविजुअल से उसके इनकम के हिसाब से टैक्स बोरो करना होगा, जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में पैसे आएंगे, जिससे उसकी डेप्ट कम हो सकेगी। पर ये सब कुछ एक दिन या एक साल में नहीं होने वाली है। इसके लिए मल्टी ईयर सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए होगा, जो लोग एटीट्यूड टुवर्ड्स टैक्स को बदल सके और पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट वापस ला सके। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह, जो कि उसके कंट्री में क्राइसिस लाइक सिचुएशन आई है। तो आई होप आप इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।